Hey guys, let's start the second session of this KLP test number 4 full test. इस session में we are starting from question number 26. If instantaneous current is given by I is equal to 4 cos omega t plus phi amperes, then the RMS of value of current is. So is the amplitude जो है वो 4 के बराबर है. IRMS आपको पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर होता है. सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय रूट 2 विच इज 2√2 एम्पियर्स. तो ऑप्शन 2. ओके, ऑप्शन 2. Let's move on to the next one. Electromagnetic wave is deflected by electric field, magnetic field, both, neither. Electromagnetic wave जो है that's just a wave, वो डिफ्लेक्ट नहीं, वो चार्ज नहीं होती है. और अगर हम क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे तो दे आर जस्ट फोटॉन्स डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. Then 28, a bird at a height x above the water surface and a fish is at a depth y below the surface. If two are in a vertical line and mu is the refractive index of water with respect to air, then distance of the fish as observed by the bird is. Okay, so we have a situation. So this is the interface. ऊपर एयर है, नीचे वाटर. यहाँ पर कहीं बर्ड है और यहाँ पर कहीं फिश है. सॉरी फॉर दिस वंडरफुल ड्राइंग. ओके, नाउ एक्स जो है दैट इज हाइट ऑफ द बर्ड. ये डिस्टेंस जो है एक्स के बराबर है और ये डिस्टेंस जो है वो वाई के बराबर है. नाउ वी नो कि जब हम बाहर से देखते हैं तो फिश जो है वो सेम डेप्थ पे नहीं दिखेगी, दैट विल अपीयर टू बी अ बिट हायर. तो लेट्स से ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ द अपरेंट डेप्थ जिसको हम वाई प्राइम बोलते हैं. ये जो है वाई दैट इज़ द रियल डेप्थ और वाई प्राइम जो है दैट इज़ द अपरेंट डेप्थ. हमें कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड इज़. बर्ड जो है वो फिश को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेगा, दैट मीन्स उससे डिस्टेंस जो है दैट इज एक्स प्लस वाई प्राइम. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वाई प्राइम. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ. वो होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ. Real depth is y divided by apparent depth is y prime. So this implies y prime is equal to y divided by mu. तो distance जो होगी as seen by the bird is equal x plus y prime. अब x तो x ही है, y prime जो है that is y divided by mu. Okay, so x plus y divided by mu पहला ही option है, x plus y divided by mu. Let's move on to the next one. 29. Two light beams of intensity I and 4 times I, so I1 और I2 दिए हुए हैं, I and 4 times I, are used to interference experiment. What is the resultant intensity when two beams superimpose with a phase difference of pi? So resultant intensity का formula आपने याद होना चाहिए. Rest is simple. I resultant जो होता है that is equal to I1 plus I2 plus twice under root I1 I2, या रूट कभी कभी अलग अलग लिखा जाता है, cos of phi एक ही बात है. तो I1 दिया हुआ है 4i के बराबर है, I2 दिया हुआ 4i के बराबर है, फेज डिफरेंस दिया है पाई के बराबर है. सो I1 के बदले में i है प्लस 4i प्लस ट्वाइस अंडर रूट i इंटू 4i. कॉस ऑफ पाई जो है वो -1 के बराबर है, तो प्लस माइनस जो है माइनस बन जाएगा. 4 + 1 इज 5i. ये i स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4. i स्क्वायर का रूट जो वो भी i के बराबर. सो 5i माइनस 4i इज i. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वहाँ पर वो जस्ट i के बराबर होगी. ओके, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज i, ऑप्शन नंबर 2.
Okay, option number 2. Let's move on to the next one. Question number 30. A and B are two metals with threshold frequencies. So threshold frequencies दी गई 1.48 into 10 to the power 14, 2.2 into 10 to the power 14 hertz. Photons of energy 8.25 electron volt are incident on them. Then photoelectrons are emitted in. सो ए में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है न्यू ज़ीरो इज इक्वल 1.8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। तो गिवन फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो हमें मिलेगी एनर्जी से, अगर वो इससे इसके बराबर या इससे ज़्यादा हुई तब जाके फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आएंगे, लेकिन अगर वो इससे कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। सो सिमिलरली बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दैट इज़ 2.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। तो इसके लिए भी वही, अगर गिवन फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है इसके बराबर या इससे ज़्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो इंसिडेंट फोटोन है। इंसिडेंट फोटोन के लिए वी नो एच न्यू इज इक्वल टू ई। ओके, सो न्यू इज इक्वल टू एच ई डिवाइडेड बाई एच। ई दिया हुआ है 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, सो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन डिवाइडेड बाई एच, एच जो है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 यहाँ पर दिया भी है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। नाउ ये मैंने वर्कआउट किया है, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसके बराबर, ये फ्रीक्वेंसी जिस केस में थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी या थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो पहले वाले केस में तो उससे ज़्यादा है, लेकिन दूसरे वाले केस का कम है। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ ए में आएगा। सो ए अलोन। ओके, ए अलोन। बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। Next one, 31. The binding energy per nucleon of X10 is 9 million electron volt and that of X11 is 7.5 million electron volt, where X represents an element. The minimum energy required to remove a neutron from X11 is binding energy per nucleon होता ही है energy required to remove one nucleon, तो वो तो 7.5 है X11 के लिए। X10 के लिए 9.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन हमें X11 का बोला गया है तो दैट इज 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता ही है एनर्जी जो चाहिए एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए। 32. The nuclei of which one of the following pairs of the nuclei are isotones? आइसोटोन्स जो हैं इनका मतलब क्या होता है? सेम न्यूट्रॉन्स। ये आपको आई एम श्योर पता होगा। न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ये प्रोटॉन्स का नंबर है। सो न्यूट्रॉन्स का नंबर जो होगा एन न्यूट्रॉन्स का नंबर दैट विल बी 74 माइनस 34 एंड दैट इज इक्वल टू 4 minus 4 is 0, 7 minus 3 is 440। और इसके लिए 71 minus 31 है, 71 minus 31 दैट इज अगेन 41, हाँ दैट इज अगेन 40। तो इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है इन दो एलिमेंट्स के लिए, दैट मीन्स दे आर आइसोटोन्स। बाकियों का आप चेक कर सकते हैं, वो डिफरेंट आता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। Holes are the majority carriers in p-type semiconductors, obviously. 34. For a given digital circuit, write the truth table and identify the logic gate it represents. Okay. Write the truth table. Obviously, options में truth table तो नहीं लिखा गया है, so we just have to identify कि कौन सा गेट बन रहा है। ये वाला गेट जो है नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है, ये तो और हैं, और के आगे ये नॉट लगा हुआ है, तब जाके ये बन जाएगा नॉर गेट। ये भी नॉर गेट है, तो तीनों नॉर गेट्स हैं। ओके, तीनों नॉर गेट्स हैं।
पहले वाले नॉर गेट में दोनों इनपुट जो है वो ए के बराबर हैं, तो नॉर में पहले और होता है, और में जो है एडिशन होता है A+A, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अब A+A कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट A कॉम्प्लीमेंट। ओके, बूलियन अलजेब्रा इतना तो मेरे ख्याल से आपको आता होगा। तो फिर जाके इसके दोनों इनपुट्स जो हैं वो B हैं, तो यहाँ से मिलेगा B+B कॉम्प्लीमेंट विच इज सिंपली B कॉम्प्लीमेंट। तो तीसरा नॉर गेट जो है इसका एक इनपुट A कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा इनपुट B कॉम्प्लीमेंट है। तो फाइनल जो आएगा उनका एडिशन पहले, और वाला पार्ट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, फिर ये जो नॉट वाला पार्ट है इसके वजह से पूरा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। नाउ A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज सिंपली A इंटू B। ओके, A इंटू बी। नाउ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद रखें। A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पर नीचे हैं, जो ये वाला पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, उसके बदले में आप लिख सकते हैं A इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट, फिर जाके ऊपर और एक कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, A इंटू बी बन जाएगा। सो फाइनली ट्रूथ टेबल क्या है, यहां से आप ए बी दे रहे हैं, आउटपुट में आपको ए इंटू बी मिल रहा है। ना ए इंटू बी जो है वो एंड गेट होता है, तो रिजल्ट जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो एंड गेट फाइनली बन जाता है। 35, if alpha current gain of a transistor is 0.98, what is the value of beta current gain of the transistor? फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, बीटा इज इक्वल अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, आपको बीटा जो है वो मिल जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 0.98 दिया है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98, एंड दिस कम्स आउट टू बी 49। सो बीटा जो है दैट इज 49, ऑप्शन 2। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 36। अब दिस इज सेक्शन बी ऑफ फिजिक्स। 36. A 500 kg car takes around a turn of radius 50 meters with a speed 36 km per hour. The centripetal force acting on the car will be. पहले तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एसआई सिस्टम में यूनिट दिया है ऑप्शंस में। तो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 5 डिवाइडेड बाई 18 है। नाउ दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा 18 इंटू 2, सो फिर जाके 2 इंटू 5 इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है mv² बाय r होता है। अब m तो दिया है 500 kg है, v आपने निकाला 10 है, लेकिन स्क्वायर के साथ डिवाइड बाय रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर्स के बराबर, सब कुछ ऐसा सिस्टम में है, तो ये बन रहा है 1000 न्यूटन्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज 1000 न्यूटन्स इन दिस केस, 1000 न्यूटन्स ऑप्शन 2 है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 37। A 0.5 kg ball is thrown up with an initial speed 14 meter per second and reaches a maximum height of 8 meter. How much energy is dissipated by air drag acting on the ball during the ascent? Okay, so हम यहाँ से किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं with a velocity of 14 meter per second. इसका मास जो है 0.5 kg है. It attains a height of 8 meters. अब यहाँ पर आके इसकी स्पीड जो है वो 0 के बराबर बन जाएगी। ओके, दैट्स वाज h इज इक्वल 8 मीटर्स। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई कॉल दिस इज 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज mgh। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ ऑफ mv², m भी दिया है, v भी दिया हुआ है, 14 के बराबर है, हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ mv², m सब्स्टिट्यूट कर लें, v सब्स्टिट्यूट कर लें, वो आता है 49 जूल्स। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ 49 जूल्स। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर है। रास्ते में देयर हैज़ बीन सम एनर्जी डिसिपेशन, जिसको मैं h से रिप्रेजेंट कर लूँगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस जो बीच में रास्ते में एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो गई होगी। ओके,
So this implies H is equal to Ki plus Ui minus Kf plus Uf. Ki plus Ui, 49 plus 0 is just 49. Minus Kf plus Uf, Kf is 0, Uf जो है that is mgh. mgh जो है वो 40 बन रहा है, तो 49 माइनस 40 जो है वो 9 जूल्स के बराबर ही डिसिपेटेड जो है, या एनर्जी डिसिपेटेड जो है दैट इज इक्वल टू 9 जूल्स. ओके, 9 जूल्स. ऑप्शन कौन सा है? 9 joules is option 4. Let's move on to the next one, 38. A mass m on the surface of Earth is shifted to a target equal to radius of Earth. If r is the radius and m is mass of Earth, then work done in the process is. Okay. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है जब हाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो इस G(m)m डिवाइडेड बाय r, ये फॉर्मूला आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो इनिशियल जो है दैट इज इक्वल टू माइनस G(m) मास ऑफ अर्थ इंटू m मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय कैपिटल R जो रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि सरफेस में है इनिशियली. फाइनली आप माइनस G(m)m डिवाइडेड बाय हाइट जो है वो r के बराबर है, रेडियस के ही बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी फ्रॉम द सेंटर r प्लस r. सो माइनस G(m)m डिवाइडेड बाय 2r. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई. अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू जो है दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस G(m)m डिवाइडेड बाय 2r माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज माइनस G(m)m डिवाइडेड बाय r. तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, G(m)m बाय r और कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1/2 इज 1/2. सो दिस इज G(m)m डिवाइडेड बाय 2r. G(m)m डिवाइड बाय 2r. ना हमारे ऑप्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g हैं. सो व्हाट आई विल डू इज G(m)m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो मैंने मल्टीप्लाई किया है बाय r, डिवाइड किया बाय r, तो मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगा बाय r, और नीचे 2 साथ में है. ना ये जो चीज़ है G(m) बाय r स्क्वायर दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो है दैट इज इक्वल G(m)r डिवाइडेड बाय 2 या फिर mgr डिवाइडेड बाय 2. तो ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. 39. A man can hear sounds in frequency range 120 Hz to 12020 Hz only. He is vibrating a piano string having a tension of 240 newtons and mass of 3 grams. The string has a length of 8 meters. How many different frequencies can he hear? जो भी इस रेंज में आएंगी, जो ये रेंज सुन सकता है, इस रेंज में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी ये वो सुन लेगा. इस रेंज के बियॉन्ड जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो ये नहीं सुन पाए. तो वो हमने देखना है. पहले तो म्यू देखे, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, क्योंकि फॉर्मूला में वही है मास पर यूनिट लेंथ. मास जो है वो 3 ग्राम्स है, सो दिस इज 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय लेंथ जो वो 8 मीटर्स के बराबर है. ओके, अब फ्रीक्वेंसीज जो हैं दैट इज n टाइम्स FO, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती हैं फर्स्ट हार्मोनिक. अब FO जो है दैट इज इक्वल टू 1/2L इंटू √T डिवाइडेड बाय म्यू. L दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, म्यू भी दिया हुआ, वो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो FO जो है वो 50 हर्ट्ज के बराबर आता है. वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें और देखें 50 हर्ट्ज आ रहा है. तो पहली बात नोट कर लें, पहली फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है. सेकंड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2 × 50 इज 100 हर्ट्ज. दोनों 50 और 100 जो है वो 120 से कम है, तो पहली दो फ्रीक्वेंसीज ये नहीं सुन पाएगा. तीसरी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 3 × 50 150 है, वो इससे ज़्यादा है तो सुन पाएगा. तो पहली दो फ्रीक्वेंसी जो वो सुन नहीं पाएगा. सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ तक देखता हूँ कि टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी,
उनको वो -2 पहले वाले दो जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप देख पाएंगे। ओके, अब जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है n टाइम्स एफ ओ, फाइनल फ्रीक्वेंसी जो ये सुन पाएगा, दैट मस्ट बी इधर लेस देन और इक्वल टू 12020। ओके, इधर इक्वल टू और लेस देन, तो ये दो ऑप्शंस हैं। जो फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी वो तो सुन ही नहीं पाएगा, तो हमें सिर्फ यहाँ तक देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज n हम देखेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल होंगी वो हम देख लेंगे। सो n इज़ लेस और इक्वल टू 12020 डिवाइडेड बाई f0। f0 जो है वो 50 के बराबर हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू 0 एंड 0 विल कैंसिल आउट। सो दिस इज़ 240.4 आ रहा है। अब 0.4 हमें तो सिर्फ इंटीजर चाहिए, सो n जो है दैट इज इक्वल टू 140। ओके, सो इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। सो लेस देन वाला लेते हैं, वो है 240। सो 240 फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 12020 तक पॉसिबल हैं, लेकिन उन 240 में से पहली दो जो फ्रीक्वेंसीज हैं 50 और 100 वाली, 50 एंड 100 हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी जो है, दो फ्रीक्वेंसी वो तो नहीं सुन पा रहे हैं। सो द ऑडिबल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होंगी, नंबर ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज n प्राइम है उसे कहता हूँ, दैट विल बी 240 माइनस 2 विच इज 238। 238 ऑप्शन 2, 238। Let's move on to the next one. The kinetic energy of 1 gram molecule of a gas at normal temperature and pressure is। नॉर्मल टेम्परेचर जो है कभी 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, कभी 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, उसके हिसाब से ऑप्शंस हैं। ओके, उसकी 0 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ऑप्शंस हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और 1 ग्राम मोल जो है दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 के बराबर हैं सिंपली। सो इंटरनल एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि 3/2 nRT फॉर्मूला है। अब गैस कौन सा टाइप है वो नहीं पता है, तो इसलिए हम 3/2 ले रहे हैं, अदरवाइज f/2 है तो विल टेक मोनो एटॉमिक, अगर इफ इट्स नॉट मैंशनड। ओके, विल टेक मोनो एटॉमिक। 3/2 इंटू n जो है वो 1 के बराबर है, r जो वो दिया हुआ है 8.31 के बराबर है, और नॉर्मल टेम्परेचर 273 के बराबर हम लेंगे। ओके, सो ये वर्कआउट कर लें, ये आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻³ joules। This is internal energy, 3.4 into 10 to the power 3, 3.4 into 10 to the power 3। अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस लेंगे तब आता है 20 डिग्री सेल्सियस पे 3.6 into 10 to the power 3। ओके, 3.6 into 10 to the power 3। वेल इन दिस केस यू आर लकी, क्योंकि 3.6 के सबसे नज़दीक जो है 3.4 ही है, तो आपका आंसर जो है वो तब भी वही आएगा। सो इन दिस केस यू आर लकी। 41। A capillary tube of radius r is immersed in water, and water rises in it to a height h. Mass of water in the capillary tube is m. If the radius of the tube is doubled, mass of water that will rise in the capillary tube will be। Height of the capillary जो है, height of water in capillary, that is 2t cos theta divided by rho gr। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ना व्हाट आई विल डू इज, मैं πr² से मल्टीप्लाई भी कर लूँगा, पाई आर से मल्टीप्लाई कर लूँगा, फिर r और r² बन जाएगा, और πr से डिवाइड भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर रहा हूँ। सो इसका क्या मकसद है, ये कैपिलरी ट्यूब है, ये यहाँ पर कहीं वाटर ट्रफ है, सपोज यहाँ तक लेवल है वाटर की, अब यहाँ पर ये यहाँ तक जा रहा है। सो दिस इज योर हाइट एच। हाइट एच को अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये वॉल्यूम मिल जाएगा, और फिर वॉल्यूम को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मास मिल जाएगा। हमारा जो है इन टर्म्स ऑफ मास ही है, मास ऑफ वाटर, तो इसलिए हम इसको मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो रो और πr², ओके, रो और πr² एच भी आना चाहिए, तो इनको यहाँ लाते हैं। सो ये बन जाएगा रो h πr²,
ओके, रो एच पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। दूसरे साइड से क्या बच गया, 2t कॉस थीटा, नीचे तो g बच गया, और ये पाई इंटू आर, यहाँ वाला पाई इंटू आर। अब h इंटू पाई आर स्क्वायर तो वॉल्यूम है, रो से मल्टीप्लाई कर लें तो मास बन जाएगा। सो मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज इक्वल टू 2t cos theta pi r divided by g. Now the only thing that can change is r. In this particular case तो radius ही change हो रहा है। If the radius of the tube is doubled तो radius ही change हो रहा है, बाकी सब तो सेम रहेगा। वाटर का जो भी सरफेस है उसके साथ जो भी एंगल ऑफ कंटैक्ट होगा वो तो वही रहेगा। पाई सेम है, टी सरफेस टेंशन सेम है, जी सेम है, सब कुछ सेम है। सो मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सो रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डबल कर रहे हैं, तो मास भी डबल होगा। सो r goes to twice r, m will go to twice m, तो मास जो वो डबल होगा, ऑप्शन 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Two concentric hollow conducting spheres of radius r and r shown. The charge on the outer shell is q. What charge should be given to the inner shell so that potential at any point p outside the outer sphere is 0? तो यहां पर कोई पॉइंट आप ले रहे हैं आउटसाइड द आउटर स्फीयर, ओके, यहां पर कोई पॉइंट आप ले रहे हैं, वहां पर पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब आउटसाइड के लिए आपको पता होना चाहिए कि शेल्स बिहेव लाइक पॉइंट पार्टिकल्स एट द सेंटर, तो ये शेल भी बिहेव करेगा एज पॉइंट पार्टिकल एट द सेंटर, ये शेल भी बिहेव करेगा एज पॉइंट पार्टिकल एट द सेंटर। तो सपोज इसकी चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू के बराबर है, ओके, इसकी चार्ज स्मॉल क्यू के बराबर है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दैट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉलर शेल प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द बिगर शेल, ओके, बिगर शेल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉलर शेल। आउटसाइड है तो इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर, सो गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर, प्लस इसका भी होगा गामा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर, गामा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, शायद आपने उसके लिए के यूज किया होगा, सो वट एवर। अब ये चीज जो है वो 0 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज गामा बाय आर तो कॉमन, क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप सीधे ही कहेंगे कि नेट चार्ज मस्ट बी 0। अगर पोटेंशियल 0 होना है आउटसाइड तो क्यू जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस क्यू, ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस क्यू, ऑप्शन 3, ओके, ऑप्शन 3। Let's move on to the next one. A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows a full scale deflection of 2 milliamps. Full scale deflection 2 milliamps है, यूनिट्स का ख्याल रखना है। रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर की है वो 15 ohms के बराबर है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 amperes, 0 to 5, तो मैक्सिमम करंट यू हैव टू मेजर इज 5। then the shunt resistance required is, simple formula आपको पता होना चाहिए, shunt resistance required is Ig max into G divided by I max into Ig max minus Ig max, sorry, Ig max जो है that is full scale deflection of the galvanometer, I max जो है that is the maximum current you want to measure। Ig max दिया हुआ 2 milliamps है, ओके, 2 milliamps है, मिली है 10 to the power minus 3, जी दिया हुआ है 15 ohms है, डिवाइडेड बाय आई मैक्स जो है वो 5 एम्पियर्स हैं, तो माइनस आई जी मैक्स आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो तो 2 मिली एम्प्स है, दिस इज इन एम्पियर्स। सो दिस इज 5 इंटू 3, 3 इंटू 2 is 6, 6 इंटू 10 टू द पावर minus 3 ohms, which is 0.006 ohms, 0.006 ohms, option 3, okay, option 3। Question number 44. Question number 44. Two bar magnets of magnetic moment M each are placed in two different manners as shown in figure. दोनों का same dipole moment है M. Net magnetic moment of the system arranged in figure A and B, M A and B are respectively, then M A by M B. Okay, आपको simply angles का ख्याल रखना है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो हैं वो ऐसे हैं m के बराबर, यहाँ पर डायपोल मोमेंट ऐसे हैं, साउथ टू नॉर्थ होता है। तो दो डायपोल मोमेंट्स के बीच में एंगल जो हैं
एक की डायरेक्शन यहाँ है, दूसरे की डायरेक्शन यहाँ, तो दो के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो पहले वाले के लिए एम ए जो है, एम कैपिटल ए कहा गया है, दैट इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2 एम कॉस ऑफ 60। अब कॉस ऑफ 60 जो है वो 1/2 होता है, तो कॉस ऑफ 60 और 2 जो है वो कैंसिल आउट होंगे, ये एम स्क्वायर बन जाएगा, तो बन जाएगा √3m। ओके, सो एम ए जो है नेट डायपोल मोमेंट इन सिचुएशन ए इज √3 टाइम्स एम। ओके, √3 टाइम्स एम। अब जाके दूसरे केस को देख लें, बी को। यहाँ पर डायपोल मोमेंट ऐसे हैं, डायपोल मोमेंट नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पर डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ। तो एक की डायरेक्शन जो है वो यहाँ है, दूसरे की डायरेक्शन जो है वो यहाँ है। ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर दिया गया है, तो ये एंगल जो है 120 डिग्री के बराबर है। ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है। जब भी दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, रिजल्टेंट जो है वो सेम ही रहता है एज दैट ऑफ वन ऑफ देम। सो एम बी जो है दैट सिंपली इक्वल टू m। अब हमें रेशियो निकालने के लिए कहा गया है एम ए डिवाइडेड बाई एम बी। ओके, सो एम ए डिवाइडेड बाई एम बी बन जाएगा, एम ए इज √3m डिवाइडेड बाई एम बी इज m, m एंड m कैंसल्स आउट, तो √3। एम ए डिवाइडेड बाई एम बी जो है वो √3 के बराबर है, ऑप्शन 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which one of the following is the property of a monochromatic plane electromagnetic wave in free space? Okay. Electric and magnetic fields have a phase difference of pi/2। नहीं, वो इन फेज होते हैं। एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल। यस, एनर्जी दोनों में इक्वली डिवाइडेड होती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, नहीं, बी क्रॉस ई नहीं होता, ई क्रॉस बी होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेव इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड एंड डेंसिटी। नहीं, सो ऑप्शन 2 जो है वही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन 46। A ray of incident light, a ray of light is incident on on a glass plate at an angle of 60 degrees. What would be the refractive index of the glass if a reflected and refracted rays are perpendicular to each other? So this is the interface. ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी 60 डिग्री पे ही होगी, तो रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रही है 60 डिग्रीज, और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट होके भी आएगी यहाँ से, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये कहा गया है कि ये 90 डिग्री के बराबर है, सो माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड। ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो इन दो का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सारा तो 180 है, तो 60 प्लस r जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इज दैट फाइन? तो दैट मीन्स r जो है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ओके, r इज इक्वल 30 डिग्रीज। अब जाके वी हैड फाइंड आउट रिफ्लेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट, ओके, व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकालना है। अब स्नेल्स लॉ यूज कर लें। ओके, स्नेल्स लॉ, μ1 sin I is equal to μ2 sin R। μ1 1 के बराबर है क्योंकि एयर है, साइन ऑफ I जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल μ2 म्यू के बराबर सिंपली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन ऑफ R जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। अब साइन ऑफ 60 जो है दैट इज √3/2 इज इक्वल म्यू इंटू साइन ऑफ 30 जो है दैट इज 1/2 2 एंड 2 विल कैंसिल आउट, तो म्यू जो है दैट इज इक्वल टू √3। ओके, म्यू इज इक्वल √3 ऑप्शन 1। नेक्स्ट 47। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 9:1। they are producing interference. The ratio of maximum to and minimum intensities are, again फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला की है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि फॉर्मूला याद रहने चाहिए। ओके, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम होता है अंडर रूट ऑफ आई वन डिवाइडेड बाई आई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आई वन बाई आई टू माइनस वन होल स्क्वायर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। आई वन बाई आई टू जो है दैट इज 9 डिवाइडेड बाई वन, सो 9 डिवाइडेड बाई वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई वन माइनस वन स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा अंडर रूट 9 इज 3, 3 प्लस वन इज 4 डिवाइड बाई नीचे अंडर रूट 9 इज 3, 3 माइनस वन इज 2 स्क्वायर। ये 2 इंटू टू, 2 स्क्वायर इज 4। सो दिस implies I max divided by I min is equal to 4, मीनिंग 4:1 रेशियो जो है वो 4:1 के बराबर है। 4:1 ऑप्शन 3। Okay, so 47 option 3. Let's move on to the next one, 48. The work function of a metal with energy of incident photon 7.4 electron volt and stopping potential 4 volt is, okay, conservation of energy simply याद करना होगा, energy of the incident photon is equal to EVS plus work function phi. Okay, so E जो है that is 7.4 electron volt is equal to E VS जो वो 4 वोल्ट के बराबर है। अब 4 वोल्ट इंटू ई वही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर से बन जाता है, और फाई जो है वो तो हमने निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फाई जो है वर्क फंक्शन जो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन 2। Let's move on to the next one. In a sample of hydrogen-like atoms, all of which are in the ground state, a photon beam containing photons of various energies are passed. If absorption spectrum, in absorption spectrum, 5 dark lines are observed, यानी कि 5 frequencies जो है वो absorb हो रही है। 5 फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब होंगी वो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन के लिए यूज़ होगी। द नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस इन द इमिशन स्पेक्ट्रम विल बी। अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, 5 फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो रही है, तो n इक्वल टू 1 टू n इक्वल 2 एक ट्रांजिशन होगा, ये एक फ्रीक्वेंसी। n इक्वल टू 3 तक और एक फ्रीक्वेंसी होगी, n इक्वल 4 तक और एक फ्रीक्वेंसी होगी, n इक्वल 6 तक 5वीं फ्रीक्वेंसी होगी। तो n जो है सबसे हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट जो है दैट इज 6। अब एक्साइटेड स्टेट जो है वो 6 के बराबर है। देन द नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड, नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड या फ्रीक्वेंसीज इमिटेड, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज 6 इंटू 6 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। 6 इंटू 5 इज 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। सो 15 लाइन्स जो हैं वो दिखेंगी इमिशन स्पेक्ट्रम में। ओके, या 15 फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं इन दिस केस। Now the last one, the much awaited one, in a common base mode of transistor, the collector current IC दिया हुआ है 5.488 मिली एम्पियर है, for an emitter current 5.6 मिली एम्पियर है। The value of base current amplification factor beta is, तो पहले तो बीटा का फॉर्मूला याद करें, दैट इज IC डिवाइडेड बाय IB, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट बेसिकली। सो IB हमें नहीं पता है, तो ये हम पहले निकालेंगे। अब IE कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता होना चाहिए इज IB प्लस IC, तो यहाँ से IB मिलेगा क्योंकि बाकी दो तो पता है। IB इज इक्वल IE माइनस IC। IE जो है दैट इज 5.60 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस IC जो है दैट इज 5.488 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 0.112 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो ये तो IB मिल गया। अब जाके बीटा निकालते हैं। बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। IC again is 5.488 divided by IC by IB। IB जो है वो आपने निकाल दिया इज 0.112 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एंड दिस इज इक्वल टू 49। मैंने पहले वर्कआउट किया है। सो बीटा इज इक्वल 49, तो बीटा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है दैट इज इक्वल 49। सो दिस वाज द लास्ट वन। आसान पेपर था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पेपर्स नीट में होते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड द ग्रैंड फिनाले। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।